नमस्कार। कुछ कहानियाँ सिर्फ किस्से नहीं होती, है ना? वो एक आईने की तरह होती हैं, जिनमें हम सदियों बाद भी अपनी भावनाओं को, अपनी कमज़ोरियों को देख सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक आईने में झांकने वाले हैं, जो हमें तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम से मिला है। और ये कहानी है 3 इंसानों की, जिनके रास्ते एक दूसरे से ऐसे टकराए कि एक ऐसी दास्तान बन गई जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और नृत्यांगना माधवी की। बिल्कुल। और आमतौर पर जब हम इस कहानी को सुनते हैं, तो लगता है कि ये प्रेम, धोखे और बदले की एक सीधी-सी कहानी है। लेकिन आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसकी परतों को खोलें। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। हाँ, किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा था, उस समय का समाज कैसा था। और ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक धागे हैं ना, उन्हें सुलझाना है। तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं। चलिए, तो कल्पना कीजिए मदुरई के एक भव्य दरबार की। माहौल में कला और संगीत जैसे घुल गया है। और मंच पर है माधवी, एक कुरवंची नृत्यांगना। हम्म। कहते हैं कि जब वो नाचती थी, तो जैसे समय रुक जाता था। उसकी हर एक अदा, हर एक भाव देखने वालों को बस मंत्रमुग्ध कर देता था। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उस दौर में माधवी जैसी नृत्यांगनाएं सिर्फ मनोरंजन करने वाली नहीं थीं। वो बहुत ऊंचे दर्जे की कलाकार थीं, विदुषी थीं। अच्छा। जी, उन्हें साहित्य, संगीत, कई कलाओं का गहरा ज्ञान होता था। समाज में उनका एक सम्मान था। भले ही वो पारंपरिक परिवार के दायरे से बाहर थीं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थीं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब कोवलन का माधवी की तरफ खिंचना सिर्फ एक अमीर आदमी का एक खूबसूरत औरत पर मोहित होना नहीं था। नहीं। ये एक कला पारखी का एक महान कलाकार के सामने नतमस्तक होना था। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, कोवलन जो खुद एक संपन्न और संभ्रांत परिवार से था, वो माधवी की कला की गहराई, उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुआ था। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये एक बौद्धिक और कलात्मक खिंचाव भी था। और इसी खिंचाव ने कोवलन को अपनी दुनिया, अपनी पत्नी कन्नगी, सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया। और वो इस रिश्ते में इस कदर डूब गया कि उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन सब माधवी पर लुटा दिया। ये तो जुनून की हद है। हाँ, एक तरफ उसका अपनी पत्नी कन्नगी के प्रति कर्तव्य था और दूसरी तरफ माधवी के लिए ये दीवानापन। उसने दूसरा रास्ता चुना। और ये चुनाव बहुत कुछ कहता है कोवलन के चरित्र के बारे में। वो शायद एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी को बहुत सामान्य तरीके से नहीं जीता था। बिल्कुल, जब कुछ करता था तो पूरी शिद्दत से, चाहे वो प्रेम हो या फिर बाद में उसका पछतावा। उसने सामाजिक मर्यादाओं की भी परवाह नहीं की, जो उस दौर के एक व्यापारी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस जुनून की एक बहुत बड़ी कीमत थी, जो उसे और उसके आसपास के लोगों को चुकानी पड़ी। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच कहानी की एक और धुरी थी जो खामोशी से सब कुछ सह रही थी, कन्नगी। जब कोवलन माधवी के साथ एक नई दुनिया बसा रहा था, तब कन्नगी घर पर बस उसका इंतजार कर रही थी। हाँ, और कन्नगी का चरित्र धैर्य और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं उठाया, वो बस अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही। उसका प्रेम बिना शर्त का था। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम कन्नगी के इस धैर्य को आज के नजरिए से एक अलग तरह से देख सकते हैं? क्या ये वाकई एक असाधारण गुण था, या फिर उस समाज की महिलाओं पर थोपी गई एक मजबूरी, जहां उसके पास कोई और चारा ही नहीं था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उस कहानी के सामाजिक संदर्भ में कन्नगी का व्यवहार पतिव्रता धर्म का सबसे बड़ा आदर्श था। उसका धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी गई। लेकिन अगर हम आज की नज़र से देखें, तो यकीनन ये एक तरफा समर्पण थोड़ा असहज कर सकता है। हम कह सकते हैं कि उसका चरित्र उस दौर की सामाजिक सीमाओं को भी दिखाता है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि इस खामोश धैर्य के नीचे एक असाधारण ताकत छिपी हुई थी, जो वक्त आने पर सामने आई। मतलब उसका धैर्य उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति थी। खैर, वापस कोवलन और माधवी की कहानी पर आते हैं। जो रिश्ता इतनी सामाजिक दीवारों को लांघ कर बना, वो
वो हमेशा कायम क्यों नहीं रह सका? क्योंकि जो रिश्ते जुनून की नींव पर खड़े होते हैं वो अक्सर बहुत नाजुक भी होते हैं। उनके बीच दरार एक बहुत ही छोटी सी घटना से आई। अच्छा। एक नृत्य समारोह के दौरान माधवी ने एक गीत गाया। ये उस क्षेत्र के राजा की तारीफ में एक पारंपरिक गीत था। एक मामूली सा गीत, इससे रिश्ता कैसे टूट सकता है? ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। कोवलन ने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन एक गीत पर रिश्ता तोड़ दिया। कितना विरोधाभासी है। विरोधाभासी जरूर है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प है। यहाँ मसला गीत का नहीं था, मसला था कोवलन के अहंकार का, उसकी असुरक्षा का। सोचिए, उसने माधवी के लिए अपना परिवार, अपनी इज्जत, अपनी दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो शायद उसके मन के किसी कोने में ये भावना घर कर गई होगी कि इस त्याग के बदले उसे माधवी का पूरा ध्यान और प्रेम मिलना चाहिए। और जब माधवी ने राजा के लिए गीत गाया तो कोवलन को लगा कि माधवी का ध्यान उसकी तरफ नहीं, किसी और की तरफ है। बिल्कुल। उसे ये अपना अपमान लगा। उसे लगा कि माधवी किसी और पुरुष की ओर इशारा कर रही है। उसका सारा प्यार एक पल में शक और गुस्से में बदल गया। ये दिखाता है कि उसका प्रेम जितना गहरा था, उतना ही अधिकार जताने वाला भी था। और बस उसी पल उसने माधवी को छोड़ने का फैसला कर लिया। और माधवी, उसकी क्या गलती थी इसमें? वो तो बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थी। उसकी कोई गलती नहीं थी। और यही तो इस कहानी की त्रासदी है। वो बहुत दुखी हुई, उसने कोवलन को बहुत ढूंढा, उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोवलन जा चुका था। माधवी अकेली रह गई अपने बच्चों के साथ। यहाँ माधवी का चरित्र एक खलनायक का नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री का है जिसे प्रेम में धोखा मिला। तो कोवलन, जो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था, वापस उसी दरवाजे पर लौटता है जिसे वो छोड़कर गया था, कन्नगी के पास। और यहाँ कन्नगी का जो व्यवहार है वो सच में अविश्वसनीय है। हाँ, कोई भी साधारण इंसान शायद गुस्सा दिखाता, ताने देता, हिसाब मांगता, लेकिन कन्नगी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कोवलन को वैसे ही अपनाया जैसे वो कभी गया ही न हो। उसने कोवलन से कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। इन शब्दों में कितनी ताकत है। कोई कड़वाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ माफी और भविष्य की आशा। यही कन्नगी के चरित्र की असाधारणता है। उसका प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं था। वो कोवलन से उसकी दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कोवलन के लिए प्रेम करती थी। और अब जब उसके पास कुछ नहीं था, तब भी उसका प्रेम वैसा ही था। तो दोनों ने फैसला किया कि वे मदुरै जाकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय कन्नगी की सोने की पायल की एक जोड़ी के। योजना थी कि इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे वे अपना व्यापार फिर से शुरू करेंगे, एक नई उम्मीद। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहीं से कहानी अपने सबसे स्याह और दुखद मोड़ पर पहुंचती है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था, या शायद नियति का क्रूर मजाक। जिस दिन कोवलन वो पायल बेचने के लिए मदुरै के बाजार में गया, ठीक उसी समय राजमहल से रानी की एक पायल चोरी हो गई थी। और वो पायल हूबहू कन्नगी की पायल जैसी दिखती थी। और शाही सिपाहियों ने कोवलन को उस पायल के साथ पकड़ लिया। उन्होंने बिना सोचे समझे उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अंधा, बहरा और जल्दबाज। सिपाहियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए या राजा को खुश करने के लिए सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं की। कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, बस एक गरीब अनजान आदमी को बलि का बकरा बना दिया गया। और राजा ने भी बिना पूरी तहकीकात किए उसे मृत्युदंड सुना दिया। एक पल में सब कुछ खत्म। कोवलन को मार डाला गया। कन्नगी का नई शुरुआत का सपना, उसका माफ कर देने वाला प्रेम, सब कुछ उस एक अन्यायपूर्ण फैसले ने कुचल दिया। ये घटना सिर्फ कोवलन की मौत नहीं है, ये न्याय की मौत है। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों की एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत फैसला किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। इस खबर का माधवी पर क्या असर हुआ होगा जब उसे पता चला होगा कि कोवलन अब इस दुनिया में नहीं है? माधवी पूरी तरह टूट गई। उसे गहरा सदमा लगा। उसने शायद खुद को कोवलन की इस हालत के लिए जिम्मेदार माना। उसके शब्द थे, मेरे कारण कोवलन अपना मार्ग खो बैठा। उसे लगा कि अगर वो कोवलन की जीवन में ना आई होती तो शायद आज वो जिंदा होता। ये एक गहरा अपराध बोध था। और इस अपराध बोध ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने वो कला, वो नृत्य, वो जीवन शैली
सब कुछ हमेशा के लिए त्याग दिया। वो एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई और एकांत में जीने लगी। यहाँ पर मेरे मन में एक और सवाल है। माधवी का सब कुछ त्याग कर साधु बन जाना, क्या ये सिर्फ पश्चाताप था या उस समाज के खिलाफ एक मौन विरोध भी था? एक ऐसा समाज जिसने एक कलाकार के रूप में उसकी पहचान को सिर्फ एक पुरुष के साथ उसके रिश्ते तक ही सीमित कर दिया था। ये बहुत ही गहरी बात है। मुझे लगता है ये दोनों था। एक स्तर पर ये कोवलन की मृत्यु पर उसका व्यक्तिगत शोक और पश्चाताप था, लेकिन दूसरे ज्यादा गहरे स्तर पर ये उस पूरी व्यवस्था से उसका मोहभंग था। एक ऐसी व्यवस्था जहां उसकी कला को सराहा तो गया, लेकिन उसके प्रेम को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली, और अंत में उसी प्रेम के कारण उसके प्रेमी की जान चली गई। उसका भिक्षुणी बनना शायद ये कहने का तरीका था कि अगर दुनिया ऐसी ही है तो मुझे इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ 3 लोगों की कहानी नहीं है। कोवलन एक ऐसे इंसान का प्रतीक है जिसका जुनून ही उसकी ताकत भी था और उसकी बर्बादी का कारण भी। और कन्नगी, जो शुरुआत में एक मूक धैर्यवान पत्नी दिखती है, कहानी के अंत तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक शक्ति बन जाती है। उसका सफर धैर्य से आक्रोश तक का है। और माधवी, जिसे अक्सर लोग सिर्फ दूसरी औरत के रूप में देखते हैं, वो असल में एक स्वतंत्र, प्रतिभाशाली कलाकार थी, एक जटिल किरदार जो परिस्थितियों की शिकार हुई। उसे सिर्फ एक पैमाने से आंकना उसके चरित्र के साथ अन्याय होगा। तो ये प्रेम, जुनून, त्याग, अन्याय और अंत में पश्चाताप और आक्रोश की एक बहुस्तरीय यात्रा है। हर किरदार हमें मानवीय स्वभाव के एक अलग पहलू से मिलवाता है। और इस पूरी चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जैसा कि हमने बात की, कोवलन के अन्यायपूर्ण मृत्यु के बाद कन्नगी का जो क्रोध मदुरै पर बरसता है, वो शिलप्पदिकारम का केंद्रीय बिंदु बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी में 3 इतने जटिल और यादगार पात्र हैं, जिनकी अपनी अपनी त्रासदियां हैं, लेकिन इतिहास ने और इस महाकाव्य ने कन्नगी के क्रोध को ही सबसे ज्यादा क्यों याद रखा? क्या ये हमें ये सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध एक व्यक्ति का आक्रोश कभी-कभी प्रेम, हानि और पछतावा की व्यक्तिगत कहानियों से भी ज्यादा शक्तिशाली और स्थायी हो सकता है? क्या न्याय की पुकार ही इंसानियत की सबसे बुलंद आवाज है?